व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हो या क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के लिए हो, ये दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड यानी कि जो लॉन्च था वो 13 जनवरी 1970 को किया गया था। लॉन्च व्हाइट रिवॉल्यूशन को किसके द्वारा किया गया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1965 को हुई थी। ये भी हमें देख लेना होगा, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के पीछे। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को होता है और इनका जो डेथ है 9 सितंबर 2012 को होता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही कहते हैं। 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं इन्हीं के बर्थडे के, मतलब इनका जन्म जो हुआ था 26 नवंबर को ही हुआ था, इसीलिए हम लोग इन्हीं के जन्मदिन पर नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है? ऑपरेशन फ्लड का मतलब है द इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन हैज टर्म्ड एज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब यह मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या थी व्हाइट रिवॉल्यूशन की? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ मिल्क एट द चिलिंग प्लांट्स। देखिए, यदि हम लोग इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही नहीं रहेंगी तो फिर ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो सक्सेस नहीं करेगा। तो इसके तीन मतलब कि कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मिल्क को प्रोक्यूर करना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना और फिर स्टोरेज करना। ये ऑब्जेक्टिव्स है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है और कोऑपरेटिव सोसाइटी और व्हाइट रिवॉल्यूशन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी का व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं चल सकता है और व्हाइट रिवॉल्यूशन तभी चलेगा जब कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। इसने क्या किया, इसकी ऑब्जेक्टिव में क्या रखी गई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन का? इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट, दूसरा था ऑगमेंटेड रूरल इनकम्स, रूरल इनकम को बढ़ाना, फेयर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, इंक्रीज्ड इनकम एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड कैटल फीड। अब जब हम लोग मिल्क प्रोडक्शन करेंगे तो उसके जो कैटल्स हैं, उसके जो मवेशी हैं, उनके चारे को भी तो हमें डेवलप करना होगा। तो इससे एक और बड़ी चीज हुई कि हमने अपने कैटल्स पर ध्यान दिया और इसी के साथ साथ हमने क्या किया कि प्रोडक्शन ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड देयर मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब हमारे पास दूध ज्यादा होने लगे तब हमने उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए और फिर हमने मार्केटिंग भी किया उसका। 3 फेजेस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, 3 फेजेस हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन का। फेज फर्स्ट जो है 1970 से 81 के बीच में था, जिसमें कि हमने सबसे पहला जो इसमें काम किया था डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस किया और डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने सेटअप किया 10 स्टेट में। उस समय हमने सेटअप किया लगभग 10 स्टेट में हमने सेटअप किया फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में जो कि 81 से 85 के बीच में था, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर सेटअप इन 35,000 विलेजेस एंड देयर मेंबरशिप एक्सीड्स 36 लाख। इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाना और मेंबर्स को जोड़ना। थर्ड जो फेज था 85 से लेकर 2000 तक था, हमने कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटीज थी वो 1,35,000 से भी ज्यादा हमने कर लिया और 14 मिलियन के आसपास हम लोगों ने मेंबर्स जोड़ लिए। 14 मिलियन का मतलब हो गया 1,40,00,000। 1,40,00,000 लोगों को हमने जोड़ लिया अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और इसी बीच में वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन जाता है इंडिया 1998 में। 1998 का वो साल था जब यूएसए को पीछे छोड़ दिया था इंडिया। आज इंडिया में
लगभग वर्ल्ड का 23% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया अकेले करता है। फिर यूरोपियन यूनियन आता है और फिर यूएसए आता है। यदि हम कंट्री वाइज देखें तो इंडिया के बाद ही यूएस है, ये ध्यान में रखना होगा। यदि यूरोपियन यूनियन नहीं है तो यूएस सेकेंड पोजीशन पे है, नेक्स्ट पाकिस्तान, फिर ब्राजील, चाइना, रशिया, टर्की एंड न्यूजीलैंड। ये क्रम जो है घटते हुए क्रम में है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसके बाद का प्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि हमने फिनोमिनल इंक्रीज किया मिल्क प्रोडक्शन में। 1950-51 से लेके 2019-20 तक के डेटा को देखते हैं। इसमें हम लोग डेटा देखने के लिए दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। हमने ईयर काउंट किया है और सबसे पहले मिलियन टन में कितना हमने प्रोडक्शन किया मिल्क, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है ग्राम पर डे में कितनी है अप्रोक्सीमेटली, ये देखेंगे। 1950-51 में हम लोग 17 मिलियन टन दूध पैदा करते थे, जो कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो थी ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग 124 ग्राम पर डे लोगों को मिलता था। 70-71 में ये 22 मिलियन टन हुआ और पर कैपिटा 128 हुआ। 1980-81 में 32 मिलियन हुआ और ये पर कैपिटा 128 ग्राम पर डे हुआ। 2000 और 2001 तक हमने 80 मिलियन, मतलब कि ये जो 20 साल ही है, 80 से लेके 2000 के बीच में हमने लगभग 3 टाइम्स जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाए अपने। जो 128 ग्राम पर डे था वो 220 ग्राम हो गया पर डे अवेलेबिलिटी पर कैपिटा। 2015-16 में 155 मिलियन टन हमने दूध पैदा किए थे और पर कैपिटा जो था 340 ग्राम पर डे के हिसाब से था। 2019-20 में लगभग हमने 180 मिलियन टन दूध पैदा किए और अब जो अपनी अवेलेबिलिटी है पर डे वो 375 ग्राम पर डे हो गई है। कुछ लीडिंग स्टेट देख लेते हैं कि हम जो लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन परसेंटेज वाइज हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज। मान लीजिए कि 100% हमारे इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे 19%। सेकेंड पोजीशन पे देखिए वेस्ट बंगाल है, 14% यहां से दूध निकलता है। पंजाब से 10%, अपने हरियाणा से 6.5%, राजस्थान से 9.5%, गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों से 7.5%, 7.5%, तमिलनाडु से 6%, आंध्र प्रदेश से 7%, मध्य प्रदेश जो एमपी है ये 6% और बिहार से केवल 3% होता है। यानी कि बिहार से काफी कम मतलब कि दूध प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ लीडिंग स्टेट जो कि मिल्क प्रोडक्शन में कैसे उनका प्लेस है। अचीवमेंट देखते हैं अब हम लोग। टुडे इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, यस। डेयरी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जेनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना यहां पर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो है जेनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें काफी है डेयरिंग में। वाइड रिवोल्यूशन मेड साउंड इम्पैक्ट ऑन रूरल मासेस एंड इनकरेज देम, ये एक काफी अच्छा इंपैक्ट डाला ग्रामीण जनता पर और ग्रामीण लोगों पर कैपिटा इंक्रीज हुआ। हम लोगों ने देखा कि हमारी जो मिल्क की कैपेसिटी है वो पर कैपिटा इंक्रीज हुई है और स्पेशली इससे बेनिफिटेड हुए मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस जो लेबरर थे। इन्होंने मान लीजिए कि कोई किस्त में ही या कहीं से लोन लेकर ही गाय या भैंस पाल लिया तो उससे जो दूध मिला उसको बेचकर उसका इनकम बढ़ा। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट हुए इस व्हाइट रिवोल्यूशन से मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक, एक्सटेंसिव क्रॉस ब्रीडिंग हैज बीन लॉन्च्ड। ये सारी चीजें जब कर रहे थे हम लोग तो हमारे पास हमारे जो लाइव स्टॉक होंगे उनका हमने क्रॉस ब्रीडिंग भी कराया। ये हमारा अचीवमेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग हैज बीन लॉन्च्ड हमने किया और लाइव स्टॉक की क्वालिटी जो है हमने इंप्रूव की। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक। कामधेनु स्कीम जो है, ये कामधेनु स्कीम हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया? क्योंकि
हम चाहते हैं कि टू डेवलप क्वालिटी मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स का मतलब हुआ जो दुग्ध उत्पादित पशु हैं, वो मिल्च एनिमल, एज वेल एज टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इन एनिमल हस्बेंड्री। हमने क्या किया, कामधेनु स्कीम लॉन्च किया। इसके दो मेन पिलर हैं। पहला है मिल्च एनिमल की क्वालिटी को बढ़ाना और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री को एज अ एंटरप्रेन्योरशिप की तरह लेना। कुछ प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस देखते हैं। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस। नंबर फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द रिमोट एरियाज इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट वाइबल इकोनॉमिकली। ये तो सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए कि जो रिमोट एरियाज है वहां से प्रोक्योर करना मिल्क को काफी मुश्किल भरा होगा और वो कंज्यूमिंग भी होगा, वो काफी मतलब टाइम कंज्यूम करेगा और वो इकोनॉमिकली बेनिफिट भी नहीं देगा। तो ये एक अभी प्रॉब्लम है जिसको कि हमें सॉल्व करना चाहिए। सेकेंड है, इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस द कैटल आर केप्ट अंडर अनहाइजीन कंडीशन। अभी भी बहुत सारे जो केटल्स हैं हमारे, वो अनहाइजीन कंडीशन में रहते हैं, जिसके चलते वो दुग्ध उत्पादन उनकी जो क्षमता है काफी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट 3 इसमें जो है, देयर आर इनएडुक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज। मार्केटिंग की भी कुछ फैसिलिटीज जो है वो सही नहीं है, इनएडिक्वेट है। और फाइनली अब हम लोग कंक्लूड कर देते हैं इसको। इन इंडिया डेयरी डेवलपमेंट हैज अ ग्रेट फ्यूचर। इट शुड टेक द एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन इन द ग्लोबल ट्रेड एंड शुड ट्राई टू कैप्चर इंटरनेशनल मार्केट। ये अपना कुछ इस तरह से कंक्लूजन दिखेगा, आप देख लीजिए इसको।